निकट भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है क्योंकि मानवता ने जो नुकसान पहुंचाया है और लोग भागने के लिए निराशा में हैं। एक दिन मंगल के पास कहीं से अचानक एक विशाल काला गोला प्रकट होता है। इसलिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एचएलएस यान पर जांच के लिए भेजा जाता है और यात्रा के दौरान 8 महीने हाइबरनेशन में रहते हैं। कार्ला लगातार अपनी बेटी और मां के सपने देखती हैं, जो 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में दुखद रूप से मर गई थीं। गोले तक पहुंचने में केवल 8 घंटे बचे होने पर क्रू को जगाया जाता है। वे मांसपेशियों खींचकर और दिमाग साफ करके पल लेते हैं। कार्ला देखती हैं कि रूबेन परेशान है क्योंकि यह उनका पहला हाइबरनेट था। वह उन्हें आराम की सलाह देती है। हालांकि रूबेन अनुभव ब्लॉग करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। बाद में कार्ला कमांडर पॉल से मिलकर गोले को स्कैन करके इसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन जहाज की आई वहां कुछ भी नहीं ढूंढ पाती। कार्ला को लगता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन पॉल वैसे भी उनका मिशन पूरा करना चाहते हैं। डेटा की कमी के कारण रूबेन पहले से भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। क्रू ने अभियान के प्रमुख वेंस से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी पर लोग इस रहस्य के उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे उन्हें निराश नहीं कर सकते, इसलिए मिशन को पूरा करना आवश्यक है। कुछ समय बाद कार्ला को गलियारों में अपनी मां की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वह आसपास किसी को नहीं देखती। उसी समय रूबेन को उनके कमरे में भयानक फुसफुसाहटों से जगाया जाता है। जब कार्ला कमरे में पहुंचती है, वेंस उन्हें वीडियो कॉल कर चिंता जताते हैं क्योंकि वे तनावपूर्ण दिख रही हैं। जब कार्ला उन्हें कहती है वे ठीक हैं, कॉल कट जाती है और जहाज की आई बताती है कि गोला विघटन का कारण है। कार्ला मुख्य डेक की ओर दौड़ती है और पाती है कि एक रहस्यमयी गोला जहाज पर एक बहुत तेज प्रकाश की किरण फेंक रहा है, जो सिस्टम में विभिन्न समस्याओं का कारण बन रहा है। बचे हुए दल के सदस्य डेक की ओर दौड़ते हैं और तेज बताता है कि प्रकाश ऐसा लगता है जैसे जहाज की दिशा दिखाने का तरीका हो। जहाज पास आने पर एआई गोले से आवाज पकड़ता है। कार्ला विश्लेषण करते समय एक संदेश डिकोड करती हैं जिसमें बार बार देउस, लैटिन में ईश्वर, कहा जाता है। रूबेन डरकर दल से कहता है कि कमरे छोड़ने से पहले वापस लौटें। कार्ला मानती हैं कि यात्रा रोकनी चाहिए और वेंस को शत्रुतापूर्ण एलियन होने पर सूचित करना चाहिए, लेकिन पॉल ने जारी रखने का निर्णय लिया। बाद में दल रूबेन की जांच करता है और उसे गलियारे में रुलते हुए पाता है। वह अभी भी घबरा हुआ है और कहता है कि प्रकाश ईश्वर द्वारा भेजा गया न्याय दिवस है, जिसे उसे आवाजों ने बताया है। रूबेन मिशन रद्द करने का आग्रह करता है इससे पहले कि वह जाए। फिर दल सिद्धांतों पर चर्चा करता है और उल्फ सोचता है कि गोले का पता लगाना उनका कर्तव्य है। अगर यह मजाकिया एलियन साबित होता है तो वे इसे उड़ा सकते हैं। पॉल इसे कैमरों पर देख रहा है और उल्फ को डेक पर बुलाकर कहता है कि आगे से चीजें उड़ाने का जिक्र न करें। जब जहाज गोले तक पहुंचने वाला होता है तो कार्ला और रूबेन दोनों फिर से आवाजें सुनना शुरू कर देते हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है और वह बताती है कि कार दुर्घटना के बाद से उसे सिर दर्द हो रहा है, लेकिन वह आवाजों का उल्लेख नहीं करती। उनकी बात तेज द्वारा बाधित होती है, जो उन्हें सूचित करता है कि रूबेन गायब है। उल्फ की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए कार्ला खोज में शामिल हो जाती है। दल विभाजित होकर तेज कार्गोबे की जांच करता है। कुछ कंटेनरों के पीछे छिपा रूबेन सिर में उठती आवाजों को शांत करने के लिए अनुष्ठान करते हुए रोशनी से घिरा रहता है। उसकी त्वचा पर ढेर सारे धार्मिक प्रतीक खुदाई हो रहे हैं। जब टेस आखिरकार उसे ढूंढ लेती है तो वह आतंक में चिल्लाती है, इसलिए कार्ला और उल्फ उसे खोजने दौड़ते हैं। दुर्भाग्यवश कार्ला पहुंचने पर देर हो चुकी थी। टेज फर्श पर मृत था और उसके अंग बाहर निकले थे। रूबेन ने कार्ला की निगाह रखते हुए उसे बंधक बना लिया और धमकी दी कि उल्फ आने पर उसे भी मार देगा। मायूस रूबेन कहता है वे मोक्ष से बाहर हैं, गोले पर उतरने से परमेश्वर के हत्यारियों में बनेंगे। वह यह भी दावा करता है कि पॉल कुछ छिपा रहा है, इसलिए उन्हें उससे जहाज ले लेना चाहिए। उसी समय पॉल रूबेन के पीछे प्रकट होता है और बिना झिझक के उसे गोली मार देता है, तुरंत उसे मार देता है। फिर वह उल्फ से कहता है कि 2 शव बैग लाओ। 2 चालक दल के सदस्यों की हानि के प्रति कोई भावना नहीं दिखाता है। रूबेन का चाकू पकड़ने के बाद कार्ला पॉल का पीछा करते हुए लिफ्ट में जाती है और उससे पूछती है क्या उसे वास्तव में कुछ पता है। पॉल इसका इनकार कर गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिशन छोड़ना चाहती है, लेकिन वह उसे आदेशों याद दिलाता है जब वे उसके कमरे में पहुंचते। कार्ला गुस्से में आकर पॉल को उनके साथी टीम सदस्यों की मौत के बारे में इतनी ठंडा व्यवहार करने के लिए डांटती है, लेकिन पॉल बस चला जाता है। शव बैगों की बजाय उल्फ फैसला करता है कि शवों को उनके संबंधित हाइबरनेशन चैम्बर्स में रखा जाए। गोले तक पहुंचने से केवल 3 घंटे बाकी होने पर क्रू मुख्य अचिलीज फ्रेम को अलग कर छोटे जहाज में रहता है, जिससे गोले पर नेविगेट करना आसान होता है। कार्ला ने गोले पर संरचना देखी, लेकिन वह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या है। जब जहाज आखिरकार गोले पर उतरता है तो संचार फिर से काम करना शुरू हो जाते हैं और क्रू को वेंस से कॉल आता है। वह उन्हें बताता है कि 1000 अज्ञात संरचनाएं जैसे कार्ला ने देखी हैं पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी हैं। हालांकि आक्रमण का संकेत नहीं मिलता। वांस को पूरा विश्वास है कि स्फीयर जिम्मेदार है और वह क्रू से जल्दी रहस्य सुलझाने चाहता है। पॉल ने उल्फ और कार्ला को जांच में भेजने का आदेश दिया। शॉन ने बताया उन्हें वैज्ञानिक और स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। तीनों पोशाक पहनकर जहाज छोड़ते हैं। पॉल कैमरे पर देख रहा होता है। स्फीयर पूरी तरह अंधेरा है, इसलिए वे दूर तक नहीं देख पा रहे हैं और कार्ला का स्कैनर कुछ भी पहचाने नहीं पा रहा है। जब वह जमीन को छूती है तो कहती है कि यह पृथ्वी पर ज्ञात कोई तत्व नहीं है।
पॉल उन्हें संरचना जांचने भेजता है। नजदीक देखकर वे पहचानते हैं कि यह एक द्वार है। अचानक द्वार के अंदर तेज प्रकाश चमकता है। सो वुल्फ फ्लेयर फायर कर शेष संरचना स्पष्ट करता है। वे इवेंट होराइजन नामक प्रतीक देखते हैं जो घटनाओं के पर्यवेक्षक पर प्रभाव डालने की सीमा दर्शाता है। कार्ला एट द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस को कहती और द्वार स्कैन करती, यह पुष्टि करते हुए कि यह स्फीयर जैसी सामग्री का बना है। उस क्षण क्रू को एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो शून्य में संभव नहीं होनी चाहिए। पॉल उन्हें बताते हैं कि जहाज की एआई ने एक संचरण पकड़ा है और उसे उनके कम्युनिकेटर्स के माध्यम से भेज रही है। इस संचरण में स्वागत कहा गया है। जो अंदर जाने का चुनाव नहीं करेंगे पृथ्वी पर गोला आने पर मरे जाएंगे। अचानक एक महिला कार्ला की मां में बदलकर कहती है कि किसी का इंतजार उसके अंदर के द्वार में है। एक चकित कार्ला रोशनी में कदम रखती है और कार दुर्घटना के बारे में फ्लैशबैक होता है। दुर्घटना की चोट अभी भी उसके सिर पर ताजा होने से पहले वह खुद को एक सुनहरे शहर के पास पाती है। उसकी बेटी वहां है और कार्ला उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन मिलने से पहले कार्ला जहाज में एक तालिका पर जाग जाती है। दौरे के बाद कार्ला उल्टी करती है और सोचती है कि वह वहां कैसे आई। उल्फ ने बताया कि द्वार से बाहर आने पर वह मुश्किल से खड़ी हो पाई थी, इसलिए उसे वापस जहाज में लाया। दुर्भाग्य से शॉन नहीं बच पाए। उनकी बातचीत वांस के एक कॉल द्वारा बाधित हो जाती है जो सभी विवरण जानना चाहता है। कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है और इसकी तुलना यरूशलेम से करती है, जिससे उल्फ इसे स्वर्ग कहती है। वह अपना परिवार नहीं बताती, जबकि वांस लगातार पूछता है और उसे कुछ नहीं देखने पर विश्वास नहीं करता। कॉल खत्म होने पर चिढ़ा हुआ पॉल कमरे से चला जाता है और कार्ला शॉन की मौत पूछती है। उल्फ बताते हैं कि उनका सूट फट गया, लेकिन कार्ला नहीं मानती क्योंकि उनके सूट अविनाशी सामग्री के होते हैं। फिर उल्फ कहते हैं शॉन ने दस्ताना सही बंद नहीं किया और डीकम्प्रेस किया, लेकिन कार्ला भरोसा नहीं करती क्योंकि शॉन एक अनुभवी अन्वेषक था। एक संदिग्ध एल्प उसे याद दिलाता है कि सभी गलतियां करते हैं और आराम करने को कहता है। कार्ला गोले का अन्वेषण चाहती है, पर उल्फ बताते हैं जहाज पहले ही जा रहा है और उनका पीछा है। जब वे बिना कैमरों वाले गलियारे तक पहुंचते हैं, कार्ला द्वार के अंदर देखी चीजें और अपने परिवार के बारे में बताती है। उसने बताया कि वह वांस और पॉल पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ पल बाद उल्फ डेक पर लौटता है और पॉल उससे पूछते हैं कि जब वह और कार्ला कैमरे से बाहर थे तब क्या हुआ। उल्फ बताते हैं कार्ला ने कुछ नया नहीं कहा। पॉल संदेह करते उल्फ को आदेशों का सम्मान याद दिलाते हैं। जब जहाज गोले की कक्षा से बाहर जाता है, एआई दल को 1 घंटे में हाइबरनेट के लिए तैयार होने की घोषणा करता है। 1 घंटे बाद रुबेन चाकू उठाकर कार्ला पोर्ट्स पर शॉन का शरीर जांचती है, खासकर उसका सूट। इसके बाद वह पॉल के कमरे का ताला चाकू से तोड़ती है और सुराग खोजने के लिए अंदर जाती है। पॉल उसे सुरक्षा कैमरों पर देख लेते हैं और उल्फ को उसके पीछे भेजते हैं। पॉल के कमरे में कार्ला एक बंदूक और कुछ बहुत ही रोचक फाइलें पाती है। जल्द ही उल्फ कमरे के बाहर प्रकट होते हैं और कार्ला उन्हें बंदूक दिखाकर रोक देती है। फाइलें पढ़ने के बाद अब वह जानती है कि वह एक पूर्व एलीट कॉर्प्स सैनिक हैं और उन्हें सबसे अच्छे के रूप में जाना जाता था। उल्फ कहते हैं सब कुछ अतीत है और गोले के बारे में नहीं जानते। कार्ला उल्फ को मुख्य डेक वापस आने को मजबूर करती है, जहां वह पॉल पर बंदूक की नोक लगा देती है। वह इंगित करते हैं कि यह विद्रोह है और इसका सजा मौत है। इसलिए कार्ला बदला लेने के लिए खुलासा करती है कि शॉन को गोली मारकर मारा गया था। उसे लगता है कि उल्फ ने यह किया था क्योंकि वह पहले हिटमैन थे। तनावपूर्ण क्षण में वांस की कॉल ने बाधा डाली। वह कहता है कि वह दुश्मन नहीं है और सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि उसने स्वर्ग देखा। वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें पृथ्वी पर सड़कों पर लोग जमा हो रहे हैं। गोले के फुटेज को देखने के बाद ग्रह छोड़ने के लिए बेबस कार्ला सदमा में रह जाती है और पॉल इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। कुछ संघर्ष के बाद कार्ला उसे पीछे धकेलकर सीने में गोली मारकर मार देती है। बाद में उसे समझ आता है कि वो लड़ाई में घायल होकर पेट से खून बह रहा है। वांस ने फोन काटने के बाद कार्ला ने उल्फ की बंदूक की नोक दिखाई, जिसने स्वीकार किया कि उसने शॉन को मारा। हालांकि वह उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि वह डरती है और सच्चाई जानना चाहती है। विश्वास करते हुए कार्ला उल्फ को चिकित्सा कक्ष ले जाती है और उसकी घाव पट्टी लगाती है। बेहतर महसूस करते ही वह गोलाकार लौटने चाहती है, पर वांस एआई नियंत्रित करता है। उल्फ बताता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन उन्हें हील छोड़नी होगी क्योंकि अकिलीज को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना बहुत बड़ा है। वे मुख्य प्रणोदन खो देंगे और पृथ्वी पर उनकी यात्रा को 5 साल से अधिक समय लगेगा। कार्ला आशा खो रही है, फिर भी उल्फ के पास एक वैकल्पिक योजना है। फिर वह कार्ला डेक लौटकर वांस को कॉल कर बताती है कि यदि जरूरी हो तो वह स्फीयर नष्ट कर देगी। उसे झूठ लगने पर वांस सक्रिय हो जाता है। गुप्त फाइलें ग्रह पर मिले तत्व को प्रकट करती हैं कि वह स्फीयर बनाने वाला था। वहां कोई ईश्वर नहीं है। उसने पृथ्वी की अत्यधिक आबादी से बचाने के लिए 6 अरब लोगों को बचाया और शेष 15 को मारा। अत्यधिक आबादी